गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम चैप्टर वेक्टर्स के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। नाउ दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर। इनमें से अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है इन पास्ट तो यू कैन रिलेट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमनली वेक्टर्स में से जो सवाल पूछे जाता है तो वो इस तरीके के या यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस होता है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्वेश्चन 1 है, विच वन इज़ अ वेक्टर। ये तो चलो आसान सा सवाल है, कौन सा इनमें से वेक्टर है। सो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी सही जवाब है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो जैसे वेक्टर को किया जाता है। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो देखो स्पीड जो है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी आपकी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दोबारा से हमें यहाँ पे वेक्टर बतानी है, कौन सी वेक्टर है। सो डेंसिटी, पावर, चार्ज, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी स्केलर हैं। और मोमेंट ऑफ आर्म और मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों आपके पास वेक्टर में आती हैं। अच्छा, आपने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा होगा। टॉर्क इक्वल होता है एफ क्रॉस आर के। यहाँ पे आर जो है वो मोमेंट ऑफ आर्म है, पोजीशन वेक्टर जिसे कहा जाता है, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट ऑफ आर्म भी वेक्टर होती है, तो यहाँ पे ये टॉर्क क्या है, ये भी वेक्टर है। सो टॉर्क को आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इसका एक और नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स वाई जी प्लेन जो है उसकी बात हो रही है। अब एक्स वाई जी प्लेन यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आपके पास 3 एक्सेस होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो तीनों एक्सेस राइट एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल के डिस्टेंस पे होता है, या फिर आप कह सकते हो वो तीनों ही परपेंडिकुलर होता है टू वन अनदर। एंड तीसरी बात ये कि वो एक कॉमन ओरिजिन पे आके मिलता है, ठीक है। कॉमन ओरिजिन जिसे आप ज़ीरो या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, जो सेंटर होता है। ज़रूरी नहीं सेंटर हो, लेकिन आपके पास जहाँ पे एक्सेस मीट करेंगे वो जो कॉमन पॉइंट है वो उसका ओरिजिन है। उसके बाद है एक वेक्टर की डायरेक्शन स्पेस में कितने एंगल से स्पेसिफाई होती है। अगर आपके पास एक वेक्टर एक्सिस पे लाई करता है तो आप एक एंगल से उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। अगर वो प्लेन में है तो 2 एंगल का इस्तेमाल करेंगे आप, अगर स्पेस में है तो 3 एंगल, 3 एंगल, ठीक है। इफ़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर एफ, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है, और उसका वाई कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है। उसने ये नहीं कहा 2 वेक्टर्स हैं वो दोनों नेगेटिव, नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, एक्स वाई जी जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उसकी बात हो रही है। तो एक वेक्टर है आ वेक्टर, एक वेक्टर है, उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो बताइए उसका रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब देखो यहाँ पे जो अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, तो यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है। इसके अपोजिट ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई होता है। और जो आपके पास तीसरा एक्सेस है जी एक्सेस, वो आउट ऑफ प्लेन होता है। अब यहाँ पे हम ये आपके पास एक स्क्रीन है, 2D सरफेस है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये बाहर जो आउट ऑफ प्लेन होता है वो पॉजिटिव जी होता है, और इनसाइड जो प्लेन अंदर की तरफ जा रहा होता है वो नेगेटिव जेड होता है। अब ये ऐसा होता नहीं है कि ये ऐसे है या नहीं, जो जी एक्सिस है वो 3D प्लेन में होता है। अब यहाँ पे हम जस्ट इसको ड्रॉ इस तरीके से करते हैं, ज़ाहिर उसको दिखाना है हमने पेपर पे। अच्छा, सो यहाँ पे वो कहता है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब जी को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, हम 2 एक्सेस की बात कर रहे हैं, अभी प्लेन की बात कर रहे हैं। सो ये आपके पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई है। ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है पॉजिटिव वाई है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे नेगेटिव एक्स है नेगेटिव वाई है।
ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें नेगेटिव y है, पॉजिटिव x है। सो अगर दोनों नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइन? कौन से क्वाड्रेंट में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सेम साइन होंगे? सो दोबारा से यही वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन किया गया है। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखो तो यहाँ पे दोनों की सेम साइन है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम साइन होता है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, मैंने शायद अभी गलती से सेकंड बोला था, आई मेंट फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड में तो एक्स पॉजिटिव है लेकिन सॉरी एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई क्या है? पॉजिटिव। दोनों अलग अलग साइन होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज पॉजिटिव, एक्स क्या है? एक्स पॉजिटिव है, वाई कॉम्पोनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो बताइए उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में? वही सेम सवाल है, आसान सा सवाल, आप खुद से भी कर सकते हो। सो एक्स क्या है? एक्स पॉजिटिव है, तो ये एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, विच इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो हमें ये तो पता है कि जब आपको एंगल फाइंड करना है तो यू आर गोना यूज दिस फार्मूला एंड आपके पास थीटा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है कुछ कंडीशंस में, कुछ में नहीं। सो वो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में आप थीटा ऐसे निकालोगे कि tan इनवर्स एफ आई अपॉन एफ एक्स, आपके पास थीटा निकल जाएगा, you'll get the answer, that's it। ठीक है, लेकिन कंडीशन 1 तो ये है। कंडीशन 2 यहाँ पे क्या है? कंडीशन 2 ये है कि अगर आपके पास x क्या है? नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो इस केस में आप सिर्फ ये करके नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा उसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है इसको फाई कहेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आपके पास निकलेगा उसको हमने फाई कह दिया। ये फाइनल एंगल नहीं होगा आपके पास, जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे? 180 ऐड करोगे। तो जो फाइनल एंगल होगा वो 180 प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब x और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट क्या हो? नेगेटिव हो, तो इस केस में आप जो यहाँ पे पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, थीटा निकालेंगे यहाँ से, उसको हम फाई कह रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें आप 360 को ऐड करोगे और इस तरीके से आपके पास फाइनल एंगल निकल जाएगा। ठीक है, 360 प्लस 5 करोगे कब? जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या है? जब x कंपोनेंट क्या हो? नेगेटिव हो, लेकिन y कंपोनेंट क्या हो? पॉजिटिव हो। इस केस में थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? 180 माइनस 5 के, यानी कि ये फार्मूला पहले निकालेंगे, you'll get the 5। उसके बाद 180 में से आप वो 5 को माइनस करेंगे, जो थीटा आएगा, जो एंगल आएगा, वो आंसर होगा। कब? जब x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन से आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगे तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो आप पहले फाई निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, एंगल, देखो फाई भी एंगल ही है बट इट्स नॉट द फाइनल एंगल दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप पहले आंसर निकालोगे, उसके बाद उसमें 180 ऐड करोगे। ठीक है, जब दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों कॉम्पोनेंट्स। अगर ये वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अब इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, नहीं समझ आया इसको दोबारा से एक बार जो मैंने कहा है इसको दोबारा से सुनना। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने समझा दिया। अब सवाल पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। वो कह रहा है एक वेक्टर है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं कौन सा वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला। तो वो कहता है उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? थीटा फाइंड करना है। थीटा किसके इक्वल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आप 180 ऐड करोगे जो भी फाई आपके पास आएगा।
फाई कैसे निकालोगे, आप वही सेम फार्मूला को यूज़ करके फाई निकालोगे। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक वेक्टर है, और आसान करते हैं इसको, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ठीक है। उसने बोला एक सिंगल वेक्टर, तो मैंने एग्जांपल ले लिया फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, ठीक है। एक और यहाँ पे एक बंदा और फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, ठीक है। अब इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है, अगर मैं कहूँ टोटल कितनी फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे, तो आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, 10 में आप 2 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 12 न्यूटन आएगा। क्या ऐसे ही हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं, ये तो अरिथमेटिक तरीके से आपने निकाल, नहीं देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कट का यूज़ किया है, असल में रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर्स का जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या है इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे सेम डायरेक्शन में, सो उनके दरमियान में एंगल क्या है, 0 है। cos 0 बराबर होता है किसके, 1 के, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये पूरा जो है वो बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। सो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान में आपने रिजल्टेंट निकालना है और उनके दरमियान में एंगल 0 है, तो आप हमेशा रिजल्टेंट बराबर होगा किसके, a प्लस बी के। तो a क्या था 2, b दूसरा वेक्टर क्या था 10 था, दोनों को ऐड किया 12 न्यूटन। फॉर्मूला यही है, ठीक है, ये चीज़ यहीं से ही आई है, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाली चीज़ को, cos 0 तो 1 हो गया, उसको हटा दो, अभी जो पीछे बचा है इसको सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी के ही इक्वल आएगा, ओके। सो मेरे पास आंसर क्या आया, 12 आया। अब ये वाला जो एक वेक्टर है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इसका जो इफेक्ट है मतलब 12 न्यूटन जो है वो इन दोनों का सम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है, वो सिंगल वेक्टर जिसका सेम इफेक्ट रहता है इस बॉक्स पे, 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल वेक्टर्स 2 न्यूटन और 10 न्यूटन को मिलाकर था, इन दोनों का मिलाकर जो आपको चीज़ निकली, जो वेक्टर एक कॉमन वेक्टर निकला, वो रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स, इनके दरमियान में एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, 0 डिग्रीज। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। The resultant of two forces 30 and 40 Newton acting at an angle of 90 degree with each other is, हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। आप वही सेम फार्मूला यूज़ करोगे जब भी आपके पास, अब मैं यहाँ पे आपको, वैसे तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ऐसे करने बैठेंगे आप तो टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, विच इज़ द टॉप नॉच स्किल व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उस केस में आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स का, ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है टू सेव योर टाइम। तो ये जो ट्रिक है ये इसी से रिलेटेड है। जब भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उनमें अगर तो ये 3 कंडीशन का सवाल है तो आप ये वाला सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हो, और ये यहीं से निकला है, इसके पीछे पूरा एक डेरिवेशन है, एक लॉजिकल रीज़न है, ऐसा नहीं कि एब्रप्टली कहीं से भी आगे, नो। तो कंडीशन 1, अगर आपके पास एंगल क्या है, 0 है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, यानी कि एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो आप हमेशा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए a प्लस बी करोगे, यानी कि पहले दूसरे वेक्टर को आप ऐड करोगे। कंडीशन 2, अगर वो दोनों के दरमियान में एंगल 180 है, यानी कि cos क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस केस में जो
रिजल्टेंट है आपके पास वो a माइनस बी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन ये है, अगर एंगल 90 है, एग्ज़ाम में आपको ये तीनों एंगल का ही जनरली पूछा जाता है। अगर वो आपको कोई और एंगल दे रहा है 70 डिग्री तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री अगर आपके पास एंगल है तो रिजल्टेंट इक्वल होता है रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपने तीन छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पे आप यहाँ पे टाइम लगाओगे अपना, वो सेम चीज़ आप इसमें 1 मिनट में कर सकते हो, वही सेम चीज़। लेकिन जनरल फॉर्मूले ये सब कहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये इसी फॉर्मूले से निकले हैं ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अब हम करके देखते हैं, आप का टास्क है कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये सवाल करोगे और हम यहाँ पे अभी इस क्लास के दौरान इस ट्रिक को यूज़ करके रिजल्टेंट निकालेंगे। सो पहला वेक्टर क्या है, मेरे पास 30 है, स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। अब दोनों के एंगल क्या है 90, तो मैं ये वाली थर्ड कंडीशन का यूज़ करें यहाँ पे। 40 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 900 हो गया ये। उसके बाद 1600 हो गया 40 का स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा, 2500, ठीक है। 2500 का आप स्क्वायर लोगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और डबल ज़ीरो यहाँ पे एक ज़ीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आपके पास रिजल्टेंट है। आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकालेंगे अपना जवाब, एंड उसमें भी 50 ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये रिजल्टेंट फाइंड करने का है, दो वेक्टर्स के दरमियान में रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में हमने उसने हमें पूछा है मैग्नीट्यूड बताओ इस वेक्टर का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको किसी वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर है, उससे आप यहाँ पे इस तरीके से मॉड में लिखते हो, ये इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेडिकल में x का स्क्वायर लोगे, y का स्क्वायर लोगे और k का स्क्वायर लोगे। k क्यों लिखा है हमने, z, ठीक है। इनका आप स्क्वायर लोगे, ऐड करोगे, रूट निकालोगे, मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये वेक्टर का हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं मैग्नीट्यूड। x क्या है, ये तो i लिखा है, i क्या, देखो i, j और k ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स फॉर रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। x के लिए i यूनिट वेक्टर होता है, y के लिए j एक यूनिट वेक्टर है, और z के लिए k एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x क्या है, देखो i के पीछे जो है ये x है, x की वैल्यू है, j के पीछे 1/3 ये, अच्छा यहाँ पे आप साइन भी साथ में लोगे तो ये -1/3 ये y की वैल्यू है, और ये 2/3 क्या है, z की वैल्यू है, k के पीछे वाली जो भी टर्म होगी वो साइन समेत क्या होगी, आप इंक्लूडिंग साइन क्या होगी, z की वैल्यू होगी। पुट करोगे यहाँ पे आंसर निकालोगे, हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। y क्या है, -1/3 का स्क्वायर, k क्या है, मतलब z की वैल्यू क्या है, k के पीछे 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। इन सब में हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे, 3 × 3 इज़ 9, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, हमें ऐड ही करना है ना, देखो। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब ये जो माइनस साइन है, माइनस माइनस यानी कि माइनस का जब भी आप स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर दोबारा से 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास 9/9, 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया रेडिकल 1, जो कि 1 के इक्वल होता है, 1 का रेडिकल 1 ही होता है, तो 1 आंसर है यहाँ पे। तो ये मैग्नीट्यूड निकला इस वेक्टर का, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इफ़ 6 न्यूटन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है। उसने कहा अगर पहली मेरे पास जो फोर्स है वो 6 न्यूटन की है, वेक्टर ए क्या है, 6 न्यूटन, वो राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर है दूसरी वेक्टर के, दूसरा वेक्टर क्या है, 8 न्यूटन की फोर्स है। मैंने ए भी अपनी, मुझे ये वेरिएबल्स अच्छे लगते हैं, आप एक्स वाई व्हाटएवर यू वांट, आप वो वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप यहाँ पे F1 भी ले सकते हो, F2 भी ले सकते हो, कुछ भी। क्वेश्चन में हमने उसने कहा है कि बताइए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, दो वेक्टर्स के दरमियान में जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ द रिजल्टेंट, तो पहले हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, अभी हमने सीखा था। क्या यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 90 है। तो जब थीटा 90 होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ऐसे रिजल्टेंट निकालोगे। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64। इनको हम यहाँ पे करेंगे ऐड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, 100, ठीक है। 100 का रूट लेंगे तो 10 आपके पास, 10 न्यूटन का आ गया, रिजल्टेंट आ गया। सो 10 न्यूटन आपके पास सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस b, अगर a b आप ऐड करते हो, दो वेक्टर्स हैं उनको आपने ऐड किया, अगर ये इक्वल है b प्लस a के, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ वेक्टर, अब यहाँ पे एडिशन हो रही है दो वेक्टर्स की, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमेशा एक प्रॉपर्टी, इसका एक नाम है, यानी कि जो भी आपके पास a प्लस बी का आंसर होगा वही b प्लस a का आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोगे दो वेक्टर्स का, तो वो कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो 1 प्लस 2 जो है, अगर मैं कहूँ इक्वल है किसके, 2 प्लस 1 के। सो 1 प्लस 2 क्या होता है, 3, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, दोनों का आंसर सेम है। इसे आप कहते हो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वेक्टर एडिशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाती है। लेकिन अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसे आप उसे कहते हो, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अबॉरिजन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बताइए कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पे। देखो आपके पास इक्विलिब्रियम दो कंडीशन में होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है बॉडी रेस्ट में है, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी रेस्ट में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी पे सारी एक्टिंग फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, ऐसा कहा जाता है। सो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, जब एक बॉडी रेस्ट में हो, और डायनेमिक क्या होता है, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। अगर आप जैसे केमिकल रिएक्शन लेते हो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो होता है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यानी कि वहाँ पर रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दोनों हो रहा है। सो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो डायनेमिक इसी तरीके से एक फ्लूइड है, उसमें आप एक बॉल को यहाँ पे डालोगे, कोई एक विस्कस फ्लूइड है, आपने उसमें एक बॉल डाल दी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। सो जब भी आपके पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, एक्टिंग फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो वो डायनेमिक, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो आई वाला एक्स पे होता है, जे वाला वाई के लिए, और के वाला सी एक्सिस के लिए। सो वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो जे है। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है। MCQs नंबर 1 ये भी कॉमनली पूछा जाता है। उसके अलावा यूनिट वेक्टर जो है ये हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर की। थर्ड पॉइंट ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली और इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कैसे निकालोगे, आप एक वेक्टर, मैं वेक्टर ए का एग्जांपल ले रही हूँ, उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके खुद के मैग्नीट्यूड से, जो भी आंसर होगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है।
मैग्नीट्यूड को आप ऐसा लिखते हो, आप इसे सिर्फ ए भी लिखोगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। A unit vector is obtained by dividing a vector with its magnitude, ठीक है। एंड डायरेक्शन भी तो हो सकता था, नहीं, देखो यूनिट वेक्टर खुद डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर ही आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ओके, वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, वो हमें गिवन है यहाँ पे, हमें फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर। ये ऑप्शंस में आपको सारे यूनिट वेक्टर्स गिवन है। आसान सा सवाल है, आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है? 2i माइनस 2j प्लस k, ये आपके पास वेक्टर है। डिवाइड करोगे इसके खुद के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था। आप किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे? आई के पीछे जो भी होता है वो एक्स होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई के जे के पीछे जो भी होता है वो वाई की वैल्यू होती है, तो -2 है यहाँ पे। जी के पीछे क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? 9, ठीक है। 9 का रूट लोगे आप तो आंसर आएगा 3। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया वेक्टर ए का। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है इस वेक्टर का। तो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और जी है क्या? देखो जो आई है ना वो यूनिट वेक्टर है ऑन एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, और के आपके पास जो है वो जी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है। अब यहाँ पे के तो गिवन नहीं है, इसीलिए आप के वाले को इग्नोर कर सकते हो। हमें जस्ट एक्स और वाई का स्क्वायर यहाँ पे पुट करना है, रूट निकालना है, आपके पास मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको, ठीक है। आसान सा सवाल है। अब देखो एक्स क्या है यहाँ पे? ए है क्या? ए एक्स है क्या? देखो जो भी आपके पास इंक्लूडिंग साइन आई के पीछे कुछ भी लिखा हुआ है वो एक्स की वैल्यू है, तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जे के पीछे जो है आपके पास वो माइनस ए वाई है, सो माइनस ए वाई का स्क्वायर। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे इसे, ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जो कि नहीं है, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दैट, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जब ये बाहर आया इसके तो स्क्वायर जो था हमने माइनस पे तो लगा दिया, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 22, वेक्टर ए इज अलोंग एक्स एक्सिस। आपके पास यहाँ पे ये x है और ये y है, ठीक है। जो वर्टिकल वाला होता है वो y एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो x एक्सिस होता है। उसने कहा कि एक वेक्टर है, वेक्टर a नाम है उसका, वो अलोंग x एक्सिस है, यानी कि वो इस तरीके से एक वेक्टर की बात कर रहा है। वेक्टर a नाम है उसका, अलोंग y एक्सिस है वो। उसने कहा कि बताइए उसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा। जब भी एक वेक्टर x एक्सिस के अलोंग हो तो उसका जो y कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर आपके पास अलोंग y एक्सिस हो, उसका जो x कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा। इसको मैं
थोड़ी देर में यहाँ पे आपको प्रूव करके भी दिखाती हूँ। जो आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं उसमें भी अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास 0 ही आंसर आएगा। हमें उसने क्या कहा, हमें कहा कि बताओ एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा इस वेक्टर का। सो एक्स कॉम्पोनेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल है किसके, एफ कॉस थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, देखो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 बन रहा है। कॉस 90 आ गया। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। जब f 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब एफ एक्स जो पूरा कॉम्पोनेंट है वो 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सी इसका सही जवाब है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक वेक्टर b है जो कि किसके, x एक्सिस के अलोंग है, मैं आपसे पूछूं इसका y कॉम्पोनेंट बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर एक वेक्टर अलोंग x एक्सिस हो तो उसका y कॉम्पोनेंट 0 हो जाता है। आप ऐसे भी पुट करके निकाल के देख सकते हो, 0 आंसर आएगा। ठीक है, आगे वाले सवाल पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हमेशा जब आप रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की बात करते हो तो आप ये x, y और z एक्सिस की बात कर रहे हो। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं। ठीक है, तो जो भी एक वेक्टर है, यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर कंसिडर करूँ, ये वेक्टर है। ठीक है, इसे हमने नाम दिया वेक्टर a। अगर मैं कहूँ इसका x कंपोनेंट बनाइए तो यहाँ पे इसका ये x कंपोनेंट बन गया, ax हमने इसे नाम दिया। ठीक है, इसका जो y कंपोनेंट है वो यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट जो इसका होगा वो y कंपोनेंट होगा, तो ये ay है। उसने कहा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान में एंगल क्या है, तो ax और ay के दरमियान में क्या एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 10 न्यूटन, इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये फोर्स किसके अलोंग है, भाई एक फोर्स है 10 न्यूटन की अलोंग एक्स एक्सिस, बताइए उसका वाई कॉम्पोनेंट क्या हो गया। सेम वही क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा यहाँ पे, 0 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, जब देखो अब इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, अगर एक वेक्टर एक्स के अलोंग है तो उसका वाई कॉम्पोनेंट 0 कैसे हुआ। एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा। समझ में आता है, ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स या एफ वाई कॉम्पोनेंट निकालने का। एफ आई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। मुझे यहाँ पे एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड करना है इसका, तो ये आ गया एफ साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, इसके और x के बीच में अगर मैं एंगल पूछूं, y नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि ये जो वेक्टर है इसके और x के दरमियान में एंगल क्या है, तो 0। क्योंकि देखो इसको अगर मैं, ये एक फ्री वेक्टर है, इसको मैं डिस्प्लेस करके यहाँ रख दूँ इसके ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान में यानी कि वेक्टर और x कंपोनेंट, इसके x कंपोनेंट के दरमियान में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। दोनों पैरेलल है ना, सिंपल सी बात है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 होता है। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो दोनों के दरमियान में एंगल 180 होता है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं दोनों के दरमियान में एंगल 90 होता है। बेसिक्स। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेस के बारे में। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इसके वेक्टर और y के दरमियान में कितना एंगल है, तो देखो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। कैसे, क्योंकि आपके पास जो थीटा है वो x एक्सिस पे बन रहा है। अब ये जो वेक्टर है ये तो x पे ही लाई कर रहा है, तो इसका y कॉम्पोनेंट तो 0 ही हो जाएगा ना। अगर ये समझ लो, अगर ये वेक्टर यहाँ पे होता तो ये जो थीटा बनता, छोटा सा ही सही, लेकिन ये थीटा आपके पास x और उस वेक्टर के दरमियान में बनता, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास ये जो थीटा बन रहा है ये वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो ये आपके पास एक वेक्टर है। ठीक है, ये एलिवेटेड है। एलिवेटेड का मतलब ये कि ये थोड़ा सा इस तरीके से इसकी कुछ ना कुछ स्लोप बन रही है, ऐसा ही है। इस केस में इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल आपके पास आपको वेक्टर और
एक्सिस के दरमियान, एक्स एक्सिस के दरमियान में एलिवेशन दिख रही है, विच मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे एफ वाई क्या है, 0 है। लेकिन अगर एक वेक्टर एक्स के ऊपर ही लाई कर रहा है या फिर अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एफ वाई कॉम्पोनेंट क्या बना, 0 बना। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। If vector A is acting along y axis, its y component is, अगर एक वेक्टर along x axis है तो उसका y component क्या होगा। तो अगर एक एक्सिस, एक वेक्टर है, वेक्टर A, वो y की along है, उसका y component ही हमसे पूछा है, तो कंपोनेंट फाइंड करना है। y component इक्वल होता है a साइन थीटा के। देखो ये कुछ इस तरीके से हमें बताया गया है कि आपके पास ये एक्स वाई है, एक वेक्टर ए है जो अलोंग वाई एक्सिस है, उसका वाई कंपोनेंट हमें बताना है। अब वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है ए वाई किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन क्योंकि हमें ऑप्शन ए में एक ऐसा ऑप्शन गिवन है जो हो सकता है और इससे बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो जल्दबाजी में हमें ऑप्शन सी को नहीं मार्क करना, क्योंकि देखो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। कैसे, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे 90 है। ठीक है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ए 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ए हो जाएगा। तो जो वाई कॉम्पोनेंट है वो ए के इक्वल है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपके पास सही जवाब है। क्वेश्चन 26, इफ़ ए इज दिस, ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उस केस में आप x, y और z का स्क्वायर लोगे, जैसे हमने ऊपर देखा था। अब x क्या है, i के पीछे जो वैल्यू है, जैसे 2 गिवन है यहाँ पे, तो वो x की वैल्यू है। उसके बाद प्लस y करेंगे, y क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ j है, तो 1 हो गया, -1 प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो इसको ऐड करेंगे हम, आंसर क्या आएगा आपके पास, 14। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है आपके पास क्वेश्चन 27, ये आपके पास मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है हमें कि ये वेक्टर है, इसका बताइए मैग्नीट्यूड क्या हो गया। ये जो साइन होती है ये वाली मोड में जब आप रखते हो तो ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होता है जब वेक्टर की बात होती है। सो हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा किसके, x 1 है प्लस y क्या है, -1, j के पीछे माइनस का साइन है तो -1। उसके बाद प्लस करेंगे, k के पीछे क्या है, -3 हो गया ये। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस करके ऐसा नहीं लिखोगे, पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम, तो +9 आंसर आएगा। जब आप -3 का स्क्वायर लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 आंसर आ गया। 11 इनका सम करेंगे, रेडिकल रूट 11 आपके पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इफ़ ए इज़ दिस, आपके पास ए गिवन है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के के पीछे जो टर्म है वो z की वैल्यू है, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। इनका सम करेंगे, 9 आंसर आएगा। 9 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद फाइनली एक दूसरा एक क्वेश्चन आपके पास है 29, जिसमें पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है। अच्छा, सो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी मिले,
ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो वो कहता है दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो बताइए उनके दरमियान में एंगल क्या होगा। देखो, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं, मैंने अपनी तरफ से ए और बी नाम रख दिया उनका, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ये ए बी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, तो उसने कहा कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान में, वो वेक्टर्स खुद कैसे हैं, नॉन ज़ीरो है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा अब जो भी होगा। तो हमें कुछ ऐसा थीटा फाइंड करना है, कॉस की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये पूरी टर्म ज़ीरो के इक्वल हो जाए, तभी आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो कॉस ज़ीरो पे क्या होता है, 1 होता है। कॉस 180 डिग्रीज़ पे क्या होता है, -1 होता है। कॉस 90 पे क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कॉस 90, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में 90 का एंगल है तो कॉस 90 ज़ीरो होता है, यानी कि ये पूरी टर्म डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। द क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा। देखो, जब भी आप दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी इक्वल है ए बी साइन थीटा के, ठीक है। अब आई क्रॉस आई है, इसका मतलब दो सेम वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, सेम वेक्टर्स है ना, दोनों के दरमियान में एंगल हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो ए बी साइन ज़ीरो आ जाएगा। साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसका मतलब ये आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हो गया ज़ीरो, विच मीन्स हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स, जब सेम वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है दो रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का, वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर मैं, इसका कहने का मकसद ये है, अगर मैं आई को और जे को मल्टीप्लाई करवाऊँ यहाँ पे तो आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा, ठीक है। दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स हैं, दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 होगा, और कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज ज़ीरो, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान में एंगल 90 हो, तो उस केस में ज़ीरो आंसर आएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 31 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कहता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। तो जब भी आपके पास कॉस की वैल्यू 0 डिग्रीज होती है तो उस केस में ये इक्वल हो जाता है 1 के, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है कॉस थीटा की। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ज़ीरो एंगल होगा दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो पूरा आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो ज़ीरो का मतलब ये है दो वेक्टर्स कैसे हैं, आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90, इस केस में तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्रीज, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। Vectors A and B are making angle theta with each other. The projection of vector B on vector A is written as, पहले समझते हैं प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। हमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्लियर है, ठीक है, मतलब है ना, होपफुली। तो अब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं। देखो, आपके पास वैसे इसका लिटरल मतलब क्या है कि बी की प्रोजेक्शन ए पे कितनी होगी, यानी कि बी का शेडो ऑन ए। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। ए की जो डायरेक्शन है
बी का कितना मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट को जब आप फिज़िकली ले रहे होते हो, तो फिज़िकल सेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट वही प्रोजेक्शन होती है वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर। जैसे हमें बताना है कि बी की प्रोजेक्शन क्या होगी ए पे, तो इसका लिटरल मतलब तो यही है कि बी का शेडो ऑन ए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन लेना है वो, जैसे हमें यहाँ पे बी का प्रोजेक्शन लेना है तो बी कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोजेक्शन निकालेंगे। नाउ वी नो दैट, अच्छा ये जो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये समवॉट रिलेटेड है किससे, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो हमें प्रोजेक्शन में कॉस थीटा चाहिए। सो बी कॉस थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा वेक्टर उसने क्या लिया है, ए लिया है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज़ ए बी कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। मुझे चाहिए बी कॉस थीटा की वैल्यू, ऐसा ही है, ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था बी कॉस थीटा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि भाई बताइए वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ओवर ए क्या होगी, बी की प्रोजेक्शन ए पे क्या होगी। सो वही बात है, बी कॉस थीटा हमें फाइंड करना है यहाँ पे। नाउ आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। मुझे बी कॉस थीटा चाहिए। सो ये वही सेम चीज़ करेंगे हम, यहाँ पे जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, सो ये ए डॉट बी अपॉन ए हो जाएगा। ये बी कॉस थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। सो बी कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी, लेकिन हमें उसने वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि बी कॉस थीटा है या ए कॉस थीटा की बात करें। सो जब भी आप जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन ले रहे होते हो उसका ही आप कॉस थीटा लोगे, ठीक है। तो आपको फर्दर एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास आंसर यहाँ पे आ गया। तो क्या सही जवाब है, हमने किसकी प्रोजेक्शन लेनी थी, बी की, तो उसी का आप एंगल लिखेंगे बी कॉस थीटा, ना कि ए कॉस थीटा। और साइन थीटा तो नहीं आएगा, इससे रिलेटेड भी नहीं है वो, तो ये ऑप्शन तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दोगे। क्वेश्चन 34, इफ़ ए इज दिस बी इज दिस देन ए डॉट बी, यानी कि हमें डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, राइट। लेकिन जब भी आपको एक वेक्टर उसके कॉम्पोनेंट्स में मिले, आई जे के की फॉर्म में, उसके कॉम्पोनेंट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में, तब आप सिंपली क्या करेंगे, ए और बी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इस फंडामेंटल फार्मूला यही है, प्राइमरीली यही फार्मूला है आपके पास, इसी से एक शॉर्टकट आप कह सकते हो ड्राइव हुआ है। शॉर्टकट क्या, इसका भी एक मतलब ऐसे ही नहीं एब्रप्टली यहाँ पे कहीं पे मैं लिख रही हूँ, लेकिन ये इसी से हमने लिया है। तो इसे जल्दी से हम करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी x के कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस y के कॉम्पोनेंट्स प्लस z के कॉम्पोनेंट्स। कैसे, तो ए एक्स बी एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखो आई से भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब आप आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, देखो आई सेम एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लाई कर रहा है, दोनों के दरम्यान में एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। कॉस ज़ीरो क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। जो आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो भी आई के पीछे वैल्यू है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस हो जाएगा वाई की वैल्यूज़ जो कि ए वाई है, बी वाई प्लस ए जी बी जी, ए जेड बी जेड। तो ऑप्शन ए मुझे यहाँ पे सही, हाँ ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 35 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं। तो ए बी साइन थीटा जो है ये आपको मैग्नीट्यूड बताता है,
ठीक है। अगर आपसे वो कहता वेक्टर प्रोडक्ट किसकी इक्वल है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होता, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास ए बी साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो आप यहाँ पे n लगाते हो ये यूनिट वेक्टर है, जो कि इस जो आपके पास नया एक वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हमें बताएगा, ठीक है। क्योंकि उसने हमें मैग्नीट्यूड पूछा था वेक्टर प्रोडक्ट का, तो इसीलिए हमने सिर्फ ऑप्शन बी के साथ हम गए। ए हो सकता था, लेकिन अगर वो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू पूछता ओवरऑल। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो आप निकालते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है। हेड टू टेल रूल से आप निकालते हैं, वेक्टर एडिशन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो राइट हैंड रूल। अच्छा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे क्या होगा? देखो आई क्रॉस जे, आई ये है, एक्स पे आई यूनिट वेक्टर होता है और वाई पे जे यूनिट वेक्टर होता है, दोनों के दरमियान में एंगल क्या है? 90 है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इक्वल है किसके? ए बी साइन थीटा के, ठीक है। साइन 90 किसके इक्वल होता है? साइन 90 इक्वल होता है 1 के, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये आपके पास ये थीटा क्या हो गया? ये तो 1 की इक्वल हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल होगा किसके? ए बी को जो आप मल्टीप्लाई करोगे इनके मैग्नीट्यूड पे वैल्यू डिपेंड करेगी। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास जो एक थर्ड जो रिजल्ट आएगा, जो एक थर्ड वेक्टर होगा वो एक न्यू वेक्टर होगा। यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो आई और जे को, तो हमेशा जो नया रिजल्ट आएगी इनकी, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आपके पास, वो परपेंडिकुलर होगा आई के और जे के। तो एक्स के और वाई के क्या परपेंडिकुलर होता है? जी एक्सिस। तो इसका मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? इन दोनों के, जिसके अच्छा जी एक्सिस होता है उसके लिए यूनिट वेक्टर के होता है। तो इसका मतलब ये जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो, आई जे अगर मुश्किल लग रहा है, हम वेक्टर ए और बी को समझना है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर से समझाया हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली वेक्टर से समझा रही हूँ। देखो जब भी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए यहाँ पे ए है और बी है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अगर आपके पास एक नया वेक्टर आया, वेक्टर सी आया, ये जो वेक्टर सी है ये 90 डिग्री एंगल पे होगा ए के भी और बी के भी, ठीक है। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें जो थर्ड वेक्टर होता है, जो न्यू वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है जो उसके पुराने जो दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उससे, ठीक है। सो आई जे मल्टीप्लाई होंगे तो जो थर्ड वेक्टर आया वो परपेंडिकुलर था, तो वो तो के ही होगा, तो इस वजह से ये आंसर आ गया। माइनस के भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे माइनस आई लेते या माइनस जे लेते तो, ठीक है। अच्छा अच्छा, माइनस जे कब होगा मैं बता दूँ यहाँ पे, जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये है आई जे को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? के। लेकिन इसका अगर आप उल्टा करेंगे, जैसे जे को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, जे आई कर दिया, तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो आई जे के, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज हम बनाएंगे तो ऐसा सा बनेगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, आई और जे को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आया? के आया। ऐसे आप आसानी से किसी भी इन तीनों में से अगर पूछेगा तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर इसका मैं उल्टा कर दूँ, देखो एरो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैं जे आई कर दूँ, जे आई को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास ये आंसर जो है ये उल्टा हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बेसिकली। तो ये बात अभी मैंने बताई थी आपको नेगेटिव कैसे हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछूं के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हो जाएगा, आई और के को करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, सिंपल। इसको आप याद रख सकते हो। चलें आप, ये है आपके पास क्वेश्चन 38, टॉर्क हैज जीरो वैल्यू इफ द, अच्छा टॉर्क आपके पास एक वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, वो कह रहा है उसकी ज़ीरो वैल्यू है। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन, ऐसा ही है।
अब जब वो कह रहा है कि ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन उसके पास ज़रूर होगी। सो अगर वो कहते हैं इफ़ द एंगल बिटवीन आर एफ इज़ डैश, सो अगर टॉर्क की ज़ीरो वैल्यू है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा। देखो टॉर्क आपके पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर का एफ का। सो टॉर्क आर एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं पूरा लिखूँ तो आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा ज़ीरो किस पे होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 360 ज़ीरो होता है, साइन 180 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ पे जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगर एंगल ज़ीरो होगा, अगर एंगल 180 डिग्रीज होगा, अगर एंगल 360 डिग्रीज होगा, इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास सही जवाब क्या होगा, सो 0 डिग्रीज यहाँ पे सही जवाब है आपके पास, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता है, 180 पे भी साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन 39 है आपके पास, यूनिट वेक्टर इस गिवन है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट से अगर आपको वो समझा हुआ है देन यू जस्ट हैव टू प्ले विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, किसके इक्वल होगा, ओके। सो पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वील मूव टू आई डॉट द रिजल्ट। सो जे क्रॉस के, इसे हम उस साइकिल से ही निकालेंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी इस तरीके से, ठीक है। सो आपके पास जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का बोलेगा तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करके निकालेंगे हमेशा, ठीक है। ऐसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव का साइन मिक्सअप नहीं होगा, ओके। सो ये मैंने यहाँ पे एक गलती की है, आई थिंक, हाँ की है। सो याद रखिएगा ये जो साइकिल है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ना कि क्लॉकवाइज। सो ऐसे क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आपने कैसी बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा जे आई, ठीक है। सो आई आ गया, सो अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, आई है। सो आई का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों के दरम्यान का एंगल क्या है, 0 डिग्रीज है, ठीक है, पैरेलल है। अच्छा अब यहाँ पे दो सेम वेक्टर्स जब भी होंगे ना आपके पास तो एंगल उनके दरम्यान में 0 होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट पी इज ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, कॉस 0 है, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है, हाँ सही है, ओके। कॉस 0 क्या होता है, चलें, कॉस 0 1 होता है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास ये वन ए बी, ए और बी जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 39 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। अच्छा अब यहाँ पे ऑप्शन में ए बी गिवन नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने ए बी आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे वेक्टर्स तो हमें नहीं गिवन थे ना, हमें तो यूनिट वेक्टर्स गिवन थे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में आप यूनिट वेक्टर की बात करोगे वहाँ पे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ए और बी वेक्टर्स ले लिया, जबकि क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर्स गिवन थे, तो इसीलिए ए बी आंसर नहीं है। हाँ अगर वो आपको वेक्टर्स दे देता ए बी इस तरीके से तो फिर ए बी आंसर होता। समझ आइए भाई, मैंने आपको समझाने के लिए ए बी का एग्जाम्पल लिया था, तो आंसर 1 ही आएगा इस केस में, यूनिट वेक्टर की केस में, ठीक है, ओके। The cross product of vectors will be minimum when the angle between vectors is, क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 180 पे 0 होता है, साइन 360 डिग्रीज पे भी 0 होता है। इसका मतलब ये सारी मिनिमम
वैल्यूज़ होंगी क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज़, टॉर्क की डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगी? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप ये एन वेक्टर लिखोगे। ये जो एन वेक्टर है ये हमें डायरेक्शन बताता है एक वेक्टर की। सो जो टॉर्क है वो हमेशा, देखो ये वही ऊपर जो हमने बात की थी उसी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ रही है। हमें पता है टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? मोमेंट आर्म और फोर्स का। मोमेंट आर्म मेरे पास पहला वेक्टर है, फोर्स दूसरा वेक्टर है। मैंने आपसे कहा था जब भी पहला दूसरा वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, मेरा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब आप उनका निकालेंगे, जो आपके पास थर्ड वेक्टर आएगा, जो न्यू वेक्टर आया, यहाँ पे क्या है? टॉर्क है। सो ये जो टॉर्क है, ये जो थर्ड वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? पहले वेक्टर के और दूसरे वेक्टर के। सो जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर है किसके? आर के भी, मोमेंट आर्म के भी और फोर्स के भी, जिसका मतलब ये है ऑप्शन डी। समझ आ रहा है कैसे सही जवाब हुआ? आई होप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी थी। ये इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो, या फिर अगर आप और सिंप्लीफाई करें हम इस चीज़ को, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं, आई जे है, ठीक है। जब आई जे मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? के यूनिट वेक्टर आएगा। अब के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे है आई के, और के परपेंडिकुलर है जे के, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा जब भी दो वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, तो जो थर्ड वेक्टर जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा दो पुराने वेक्टर्स के, जो ये दोनों थे, ठीक है। ओके 42 हमारे पास है ए क्रॉस ए। सो यहाँ पे बेसिकली इसे आप कहते हो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर जब खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा? ए साइन थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर तो आपको लग रहा है ए स्क्वायर सही जवाब है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो एंड सोचो। ये फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था जब भी आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, तो एंगल क्या होगा? एंगल के बारे में भी तो सोचें। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा, सेम वेक्टर है, तो हमेशा एंगल क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 0 डिग्रीज, हमेशा, ऑलवेज। तो इसका मतलब ये है साइन क्या आ जाएगा? 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्री पे साइन क्या होता है? साइन की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है पूरी टर्म, ये जब मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। विच मीन्स कि सेल्फ क्रॉस, ये आपको इस फॉर्म में भी दे सकता था, स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में सीधा पूछ लेता कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो हमेशा 0 होता है, ठीक है। हाँ, वो आपको ऐसे भी पूछ सकता था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर वो आपसे इस तरीके से लिख देता। दोनों सही बात है, तो क्या आंसर होता? यहाँ पे भी मज़े का क्वेश्चन ये बनता, तो ए डॉट ए किसके इक्वल है? ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? 0 है। थीटा तो सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे भी 0 होगा हमेशा। जब एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है? 0 होता है खुद के साथ, और दूसरा जो एक वेक्टर है अगर वो पैरेलल है दूसरे वेक्टर से, तो एंगल 0 होगा। कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, विच मीन्स कि आपके पास ए मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट या फिर ए डॉट ए क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो ये वाला ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट के केस में सही होता। आर इन द सेम डायरेक्शन देन द टॉर्क विल बी। अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। और थीटा हम कौन सा यूज़ करते हैं? साइन थीटा का इस्तेमाल होता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। तो वो कहता है अगर ये दोनों ही, यानी कि फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बताइए यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? अच्छा, टॉर्क का एक आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, एफ डी। यहाँ पे वही है, फॉर्मूला सेम ही है। देखो, ये एफ इज़ फॉर फोर्स, डी किसके लिए है? डी है आपके पास मोमेंट आर्म के लिए, ठीक है। अब इसने पोजीशन वेक्टर मेंशन किया था
कि वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं इसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इनके दरमियान में एंगल क्या होता है, हमेशा 0 डिग्रीज होता है। तो साइन 0 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मिनिमम, जो कि 0 होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 44 है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय। टॉर्क क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, मोमेंट आर्म और फोर्स का। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल, ठीक है। और हेड टू टेल रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। क्वेश्चन 45 है, एट व्हाट एंगल, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। कैसे, कब वो देखते हैं। द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, आपके पास दो वेक्टर्स हैं। सपोज मैं यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी ने नाम दे रही हूँ। आप अपनी तरफ से एक्स वाई व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आप वो कह सकते हो। सो वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी हमने इन्हें कह दिया। वो कहते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। चलो, इफ़ दे वर टू बी कंबाइंड, अगर इन्हें हम, इनका एक कॉमन वेक्टर जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इनका अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, रूट में। इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। हमें उसने रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए नहीं कहा, जस्ट एक कंडीशन दे दी, अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालो तो उसका जो क्या क्या है इसने, इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उसी मैग्नीट्यूड का होगा जो ए और बी का मैग्नीट्यूड है। यानी कि यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास एंगल क्या होगा, 120 डिग्रीज, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। यानी कि एंगल क्या होगा, जब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनका अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए बी के वेक्टर के इक्वल होगा। तो इस केस में मैं हमेशा थीटा क्या होगा, 120 डिग्रीज। Then we have question 46. If the line of action of force passes through axis of rotation or the origin, then its torque is. अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही होती है उसे लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। मेरे पास एक यहाँ पे दरवाज़ा है, देयर इज़ अ डोर, ठीक है। हम इसे ऊपर से देख रहे हैं इसलिए ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये दरवाज़ा एक साइड से फिक्स्ड है, ठीक है, जहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं वो साइड से ये दरवाज़ा फिक्स्ड है। यहाँ से ये मूव करेगा, खुलेगा, बंद होगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ओपन द डोर, आप यहाँ से फोर्स लगाओगे, सो ये क्या होगा, ये लाइन ऑफ एक्शन है। आप इस जगह पे भी फोर्स लगा सकते हो, आप यहाँ पे भी फोर्स लगा सकते हो। अगर आप यहाँ फोर्स लगाओगे तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जाहिर है। चलो, वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through the axis of rotation, ये यहाँ से पास कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझ आ गया क्या होता है, कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। उसके बाद एक और टर्म इन्होंने इस्तेमाल किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है, देखो जहाँ से आपके पास रोटेशन हो रही है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। समझो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ैन है, पंखा, ठीक है। अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, वो ये है। या तो ये इनवर्ड होगा या तो ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि वो एक्सिस जिसके अराउंड एक बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। एक बॉडी जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल इस दरवाजे का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है, ठीक है। इसके अराउंड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर वो कहता है जो आप फोर्स लगाओगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन में,
या फिर आप कह सकते हो ये जो ओरिजिन है, मैंने यहाँ पे दरवाजे का एग्जांपल लिया, अगर मैं जहाँ से दरवाज़ा अटैच्ड है मैं वहाँ पे फोर्स लगाऊँ, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टॉर्क क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आया। टॉर्क का फॉर्मूला हमने भी देखा था, क्या था, आर एफ साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर, एक उसने टर्म यहाँ पे यूज़ भी की है ओरिजिन की। हमेशा याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि एक ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें एक पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, ठीक है। तो अगर आप जब भी ओरिजिन की बात कर रहे हो, इस जगह पे एट ओरिजिन पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो रहता है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर मेरे पास ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब ये पूरी टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा, फोर्स चाहे कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। बल्कि एक और चीज़ कि आपके पास थीटा भी क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। कैसे, फोर्स उसने बोला किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स लग रही है ओरिजिन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो जब फोर्स यहाँ पे लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर इसी डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे साइन ज़ीरो आ जाएगा। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका मतलब टॉर्क आपके पास ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ओरिजिन पे हमेशा टॉर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। आपको ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता था कि ओरिजिन पे टॉर्क क्या होगी, ज़ीरो होगी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस जगह पे ज़ीरो होता है, तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास सवाल है 47, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। वेक्टर के पास ये दोनों चीज़ें हैं, स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्वांटिटी चाहे जो भी हो, वेदर इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर, हमेशा उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। वो जो एक वेक्टर आप लिखते हो, जैसे अगर मैं एक वेक्टर लिखूं कि फोर्स जो है वो -40 न्यूटन है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो -x डायरेक्शन में है, या -y डायरेक्शन, या -z डायरेक्शन में है, उस एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो ये जो माइनस है ये डायरेक्शन को दिखाता है हमेशा। तो डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज़ कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। वेक्टर नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन नेगेटिव हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का कैन नेवर बी नेगेटिव। क्वेश्चन 48 है हमारे पास। इसके बाद द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज रिजल्टेंट विल बी ज़ीरो। सो अनइक्वल फोर्सेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए जब उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ पाए। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस जिस पे रिजल्टेंट ज़ीरो आए, कम से कम अनइक्वल फोर्सेस कितनी होंगी। मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की। ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगी तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो न्यूटन। तो बॉक्स, इसका मतलब ये है जो नेट फोर्स है, यहाँ पे रिजल्टेंट का मतलब क्या है, नेट फोर्स। तो जो नेट फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे वो ज़ीरो है, यानी कि बॉक्स जैसे था रेस्ट में वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हम एक दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, इस पे फोर्स लग रही है और फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रही है कितना, 10 न्यूटन की लग रही थी, वो लग रही है, ठीक है। अब ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी, अब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, तो इन्हें हम कहेंगे अनइक्वल फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसी हैं, अनइक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है। इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अब भी क्या आएगा, रिजल्टेंट 7 + 3 10 हो गया, 10 - 10 ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे दोबारा से नेट फोर्स जो रिजल्टेंट है वो 0 न्यूटन आया। इसका मतलब अनइक्वल फोर्सेस में मिनिमम कितनी फोर्सेस होंगी, 1 2 3, मिनिमम 3 फोर्सेस अनइक्वल होंगी तो भी रिजल्टेंट ज़ीरो होगा।
3 से अगर कम हुआ, अगर आप 2 फोर्सेस की बात कर रहे हो, वो अनइक्वल नहीं हो सकती और इनका रिजल्टेंट भी ज़ीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 अनइक्वल फोर्सेस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सो द आंसर वुड बी बी। टॉर्क इज़ डिफाइंड एज, टॉर्क आपके पास, हम इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। ये प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का, तो ये भी सही है, ठीक है। एफ डी, ये सब ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। 50 आपके पास न्यूटन, सॉरी, टॉर्क का यूनिट क्या होगा। सो टॉर्क का यूनिट आपके पास होगा वो जो वर्क का यूनिट होता है, क्योंकि टॉर्क इज़ एनालॉगस टू वर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला से भी आप पता लगा सकते हो क्या यूनिट होगा। एफ डी के इक्वल होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन, डी मोमेंट आर्म लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। सो न्यूटन मीटर के बराबर होगा टॉर्क, ये ऐसा यूनिट होता है टॉर्क का। अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइंग व्हाट। देखो, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर लगने वाली नेट फोर्सेस क्या हो, ज़ीरो की इक्वल हो, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर इस बॉक्स की बात करूं तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन, ठीक है। जो भी बॉडी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ऐसा हम कहते हैं कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज़ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जब एक बॉडी फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो वो बॉडी किस में होती है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो गया, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये कंडीशंस हैं क्या। देखो, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें कहती है जब एक बॉडी पे लगने वाली सारी की सारी नेट फोर्सेस क्या हो, ज़ीरो हो, तो बॉडी पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, जब एक बॉडी पे लगने वाली नेट टॉर्क क्या हो, ज़ीरो हो। अब टॉर्क कैसे आएगी, जब एक बॉडी रोटेट कर रही है तो टॉर्क भी होगी उसमें, ठीक है। सो उस पर लगने वाली नेट टॉर्क ज़ीरो हो और जो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जिसे आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो तो वो ज़ीरो हो, तो ये सेकंड कंडीशन है। तो एक ऐसी बॉडी जो कि फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मतलब लीनियर मोशन भी हो रहा है साथ में रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बॉडी जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है और उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी ज़ीरो है, नेट टॉर्क भी ज़ीरो है, तो वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ओके, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम आपके पास नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या हो, ज़ीरो के इक्वल हो, यानी कि इन शॉर्ट उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। ये भी हमने ऊपर बात की थी, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, यानी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, नेट टॉर्क ज़ीरो हो, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब ये ऑप्शन बी और सी अलग अलग लिखे हुए हैं, साथ में नहीं लिखे हुए, तो ऑप्शन ए इज़ द बेटर ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे अच्छा ऑप्शन है, तो इसको हम चूज़ करेंगे क्योंकि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। चलो, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो कहलाएगी स्टेटिक इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक स्टेटिक और एक डायनेमिक। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो स्टेटिक इक्विलिब्रियम होगा। अगर बॉडी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विस्कस फ्लूइड था, इसमें मैंने एक बॉल डाली, ये बॉल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो ये बॉडी मोशन में तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से इसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो दूसरा टाइप ये होता है, तो अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये जो एफ एक्स और एफ वाई है इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो एफ एक्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है किसके, एफ वाई के मैग्नीट्यूड के, तो बताइए what will be the angle with the magnitudes of rectangular components are equal if its angle with x-axis is। so आपके पास एक वेक्टर है
ठीक है, इसे हम नाम देते हैं वेक्टर एफ का। ठीक है, वेक्टर एफ का जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ बनेगा एफ एक्स। ठीक है, और ये वेक्टर एफ का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो वो कहता है अगर दोनों इक्वल हैं यानी कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बताइए क्या एंगल होगा एक्स के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे एंगल क्या होगा, 45 डिग्रीज होगा। ठीक है, अगर ये पूछता कि एंगल विथ वाई एक्सिस कितना है तो भी आपके पास 45 ही आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आपके पास एफ एक्स और एफ वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा तो इसका मतलब ये है एंगल कितना होगा, 45 होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है और इसको हम फार्मूला से भी समझते हैं क्यों ऐसा है। देखो एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं, एफ कॉस थीटा। तो उसने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आई होंगी। एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जो एफ है वेक्टर हमारा वो तो सेम ही होगा दोनों में। रही बात थीटा की, तो देखो अगर ये कहता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब ये दोनों कॉस थीटा और साइन थीटा सेम आना चाहिए। तो कौन से एंगल पे कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती है, तो वो है आपके पास साइन 45 पे। एट साइन 45 कॉस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, कॉस 45 कितना होता है, हाँ जी, कॉस 45 कितना होता है और साइन 45 कितना होता है। कॉस 45 होता है 1/2 के, और साइन 45 भी क्या होता है 1/2। यानी कि दोनों की वैल्यूज़ 45 एंगल पे सेम होती हैं। इसका मतलब इसीलिए एफ एक्स और एफ वाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एट वॉट एंगल, 45 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एक्स एंड ए वाई इज इक्वल। सेम वही क्वेश्चन है, दूसरे वर्डिंग में पूछा हुआ है कि अगर ए एक्स ए वाई सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों सेम हैं वैल्यूज़ में, तो बताइए क्या एंगल होगा उस वेक्टर का एक्स के साथ। तो 45 होगा। अगर यही सेम क्वेश्चन वो ऐसे पूछता कि बताइए क्या एंगल होगा वेक्टर ए का विथ एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पूछता, तब भी 45 आंसर होगा। ठीक है, the resultant of two vectors of equal magnitude is also equal to the magnitude of the forces. So आपके पास दो फोर्सेस हैं सेम मैग्नीट्यूड की, यानी कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब उसने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की बात नहीं की, अब उसने ऐसा नहीं बोला कि एफ एक्स एफ वाई कॉम्पोनेंट्स की बात नहीं की, उसने बोला दो अलग अलग फोर्सेस हैं। तो फोर्सेस का मतलब दो अलग अलग वेक्टर्स हैं आपके पास। एक हमने बोल दिया वेक्टर ए है, वेक्टर बी मैंने नाम दे दिया। वो कहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे इज़ ऑल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। बताइए एंगल क्या होगा। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी ये सेम क्वेश्चन किया था, और एंगल हमेशा यहाँ पे 120 होगा जब ये कंडीशन होगी कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले, उनका अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा ए और बी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो एंगल कितना होगा, 120 डिग्रीज। 57 है आपके पास क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, हमने बोल दिया ए बी, इनका नाम रख देते हैं हम। उनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि ए डॉट बी इक्वल है कितना, रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो यानी कि पहला वाला डॉट प्रोडक्ट है 6 रेडिकल 3, और जो दूसरा है ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है किसके, 6 के। हमें क्या उसने मैग्नीट्यूड दे दिया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। उसने बोला बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में। ओके, अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा, फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। एक कंडीशन आपने हमेशा, अच्छा एक और चीज़, उस पर जाने से पहले एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एक बात अब हमेशा याद रखनी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के। इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। हमें साइन थीटा कितना गिवन है, मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट में हमें वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, टेन फंक्शन के। तो साइन आता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में,
क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, साइन किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी, 6, ठीक है। और जो कॉस फंक्शन है कॉस थीटा वो आता है किस में, डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या गिवन है, 6/3। अच्छा ये ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल हो गया 6/6 के। 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1/3 10 थीटा के इक्वल है, ठीक है। हमें थीटा फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए tan की वैल्यूज क्या होती हैं, कौन से एंगल पे tan थीटा इक्वल होता है 1/3 के। सो tan 30 पे जो वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ पे 60 क्यों किया हुआ है, tan थीटा पे जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है tan की, तो थीटा आपके पास सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन 58 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर आपके पास क्रॉस डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, पहले हमने रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स का पढ़ा कि अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल 45 होगा। अगर क्रॉस डॉट प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस केस में भी एंगल 45 होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा। कौन से थीटा पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, 45 पे। Two vectors to be combined having magnitude 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। आपके पास दो वेक्टर्स हैं 60 न्यूटन और 35 न्यूटन। तो बताइए द करेक्ट आंसर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं गिवन, हमें एंगल नहीं पता। तो इस केस में यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रिजल्टेंट की रेंज से पता लगा सकते हो, ऑप्शंस को 1 बाय 1 एनालाइज करके, कि यहाँ पे रिजल्टेंट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब रेंज क्या होती है, रेंज कैसे निकालते हैं, यानी कि सबसे कम वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी। तो दो वेक्टर्स है मेरे पास, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगी, 60 को 35 से ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 95 न्यूटन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो रिजल्टेंट की हो सकती है वो 95 हो सकती है। सबसे कम 60 - 35 कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। तो यानी कि आपके पास जो भी रिजल्टेंट आएगा उसकी जो रेंज है, वो उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, वो दरमियान में होगी 25 to 95। इससे कम या इससे ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन ए देखो तो इसमें 15 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, 20 भी एलिमिनेट हो गया, 100 ज़्यादा हो गया 95 से, तो ऑप्शन सी आपके पास सही जवाब